रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। स्वागत है एनएफ न्यूज पर, मैं हूं आपके साथ रोहित। सीजेपी का प्रोटेस्ट 20 जुलाई को उग्र हुआ, उसके बाद एक्शन हुआ। अब गलतियां किस तरफ से थी वो आगे जांच का विषय, ये सब होता रहेगा। बात आज यहां पर कुछ अहम मुद्दों पर हम करने के लिए बैठे हुए हैं। बात की असल समस्या क्या है? क्या नीट की परीक्षा ही असल समस्या है, पेपर लीक? क्योंकि नीट की परीक्षा तो हो गई, विद्यार्थी पास भी हो गए, जश्न मना रहे हैं। जो नहीं पास हुए अच्छा स्कोर करने के लिए फिर पढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा क्या कारण है? क्या जो एफसीआरए कानूनों में बदलाव है, सख्त हुए हैं, वो मुद्दा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चलिए मांग लीजिए, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान से चिढ़ इस वजह से क्योंकि उन्होंने तमाम बदलाव कर दिए? 370 राम मंदिर, भारत के राजाओं का साम्राज्य और उनका इतिहास पाठ्यक्रमों में जोड़ा। यही सब समझेंगे आज यहाँ पर। मेरे साथ सिद्धार्थ रस्तोगी जी हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, इस्तीफा क्यों चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, थोड़ा समझाइएगा। तो अगर आप देखें तो धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन है, उनका जो इस्तीफा है, वो तो मुद्दा ही नहीं है। आपने देखा जैसे ही सोनम वांगचुक जी को ले जाया गया अस्पताल, तत्पश्चात दीपके जी ने एक दिन का उन्होंने आमरण अनशन किया और स्वतः तोड़ दिया और तत्पश्चात प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा। तो मुद्दा यहां पर न तो धर्मेंद्र प्रधान जी का है, ना तो यहाँ पे मुद्दा एनईटी का है, ना पे यहाँ पे इनको मुद्दा यूथ का है, ना यहाँ एजुकेशन का मुद्दा है। यहाँ पे 3 सबसे बड़े विषय हैं। सबसे बड़ा विषय जो आपने सबसे शुरुआत में किया, एफसीआरए बिल। एफसीआरए बिल ये कर क्या रहा है? लगभग आप मानेंगे 2019 से 2022 के बीच में 55,000 करोड़ से ज्यादा की रकम बाहर सूत्रों से, बाहर के सोर्सेस से भारत में आई और जिसका बहुत ज्यादा मूल्यांकन नहीं किया गया। कहां पर वो यूज की, कहां पर क्या हुआ नहीं पता। उसका एक बहुत बड़ा भाग, जिसको प्रोस्थेलाइजेशन कहते हैं, अर्थात धर्मांतरण के कार्य में इस्तेमाल हुआ। यही कारण है कि मार्च में जैसे ही एफसीआरए बिल अमेंडमेंट 2026 की बात रखी गई, इंस्टेंटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के भारत आते हैं, कलकत्ता की मिशनरीज चैरिटीज से मिलते हैं और इमीडिएटली कैपिटल हिल यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों मिलजुल करके एफसीआरए की निंदा करते हैं, उसको पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक सरल सी आपको बात बताऊं कि ये यूएस जो अपोज कर रहा है, यूएस कैपिटल हिल ने उन्होंने अपोज किया, एग्जैक्टली यही कानून जो एफसीआरए भारत में 2026 जो लागू होने की कगार पर है, यूएस में एफएआर अर्थात फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भी बाहर से पैसा आता है, किस कारण से आता है, उसका एंड यूज क्या है, उसकी रिपोर्टिंग, ये पूरी तरीके से यूएस उसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको ट्रैक करता है। अपने लिए कुछ दूसरा, बाहर के लिए कुछ दूसरा। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से सरकार को घेरा गया है। मैं आपको 2 और चीजें इसमें पक्ष रखना चाहता हूं। जैसे ही एफसीआरए होता है, मार्क रूबियो यहां पर आते हैं, तत्पश्चात सीजेपी का उत्पत्ति होती है। सीजेपी के करीब 2 पॉइंट जितने भी 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी, 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 20 लाख जो भी फेक फॉलोअर्स हैं, वो बहुत सारे आते हैं
तत्पश्चात तत्पश्चात इंस्टेंटली सोनम वांगचुक का आप प्रोटेस्ट देखते हैं, तत्पश्चात आप उनको ले जाकर के फिर दीपके जी का होता है। और ये पूरा का पूरा समीकरण चक्रबद्ध तरीके से जा रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की हार से जो 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 विदेशी ताकतें हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो तड़फड़ा रही हैं। और मैं आपको आपने एक और चीज बोली कि धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत उत्तम कार्य किए। क्या आज से पहले कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ? मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सरल सा अगर देखें, 2006 में ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम का पेपर लीक होता है। 2004 में एग्जैक्टली जो आप नीट की बात करें, 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक होता है। उसी तरीके से 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक होता है, जिसमें 12 लाख छात्र प्रभावित होते हैं। एक भी एजुकेशन मिनिस्टर ने इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? यहां पर भारत सरकार ने नीट का प्रॉब्लम हुआ, 22 से 23 जो आरोपी हैं उनको तुरंत पकड़ा गया, उनको तुरंत जेल में भरा गया। और जैसा आपने उचित कहा, मुद्दा यहां पे एजुकेशन का है ही नहीं, यहां पर भारतीय और अपनी संस्कृति को लाने के विरोध में ये सारा संचलन चल रहा है। जैसा आपने कहा कि आर्टिकल 370 का इंक्लूजन, मुगलों का महिमा मंडन बंद करना, चोलों के बारे में लिखना, मराठास के बारे में लिखना, शिवाजी महाराज बारे में लिखना, ये सब खल रहा है। ये पहला है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है वो है उच्च शिक्षा। जो सीनियर एजुकेशन सिस्टम है उस चीज को चेंज करना। तो 3 सबसे बड़ी एजेंसीज जो गवर्नमेंट प्रपोज करने वाली है, जो बिल इस मॉनसून सत्र में जो सरकार लाने वाली है, जिसके तहत यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स टेक्निकल एजुकेशन, ये सब का मर्जर होकर के एक विकसित भारत शिक्षा विनियम परिषद का गठन होने का प्रस्ताव है। इससे होगा क्या? हमको 79-80 साल हो जाएंगे आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी हम क्या पढ़ रहे हैं? जो अंग्रेजों ने लिखा है। तो हम क्या चाहते हैं? हमारी संस्कृति, हमारा भारत, उसकी शिक्षा, उसके लिए जो टीचर्स की शिक्षा है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। जो टीचर्स के पढ़ाने का तरीका है, भाषा है, उस सब में भी बदलाव होना चाहिए। तो ये चीज बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको पसंद नहीं आ रही। आज के दिन में कोई भी बाहर की यूनिवर्सिटी आती है, बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिट के आ करके कोलैबोरेशन करती है, अपना करिकुलम किसी भी ढंग से चलाना शुरू कर देती है। और जब बच्चे पढ़ करके उसमें माता पिता उससे प्रभावित होकर के बच्चों को भेजते हैं, धन उसमें व्यय होता है और उसके बाद न तो उनको जॉब मिलती है, न वो कुछ सीख पाते हैं। तो सीधा का सीधा इसका ठीकरा माँ बाप सरकार पर फोड़ते हैं। बिना किसी करिकुलम के, बिना किसी फॉर्मेट के फॉरेन यूनिवर्सिटीज आती हैं। और इस अधिनियम के तहत अगर ये लागू हो गया तो 75 लाख से 2 करोड़ की पेनल्टी है, जो बिना किसी अप्रूवल के अगर भारत में शिक्षा की पद्धति में कुछ भी बदलाव करेंगे। बिल्कुल सिद्धार्थी, आप जी बहुत विस्तार से आपने इन चीज़ों को समझाया है कि क्या कैसे हो सकता है और कैसे बदलाव संभव है। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें तमाम मांगे हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा में बदलाव को लेकर। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शिक्षा में बदलाव लाना है तो आप रिजर्वेशन पर बात कीजिए कि 10 नंबर लाने वाला सिलेक्ट हो रहा है, 70 नंबर लाने वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा, बदलाव वहां से शुरू कीजिए। आपको क्या लगता है? तो सबसे पहला चीज, जो आज की सरकार है, 2014 में जो सरकार आई, उसने रिजर्वेशन नहीं लाया। सबसे पहली चीज, ये रिजर्वेशन जब से संविधान बना है तब से है। तो पहली चीज। दूसरी चीज,
जो आज की सरकार है उसने लाकर के वित्तीय क्षेत्र में जो कमजोर वर्ग है उसको रिजर्वेशन दिया। तो जो सरकार की पहली चरण है, पहली जो उसका कदम है, वो सही दिशा में है कि आप जो वित्तीय रूप से असक्षम छात्र हैं उनको सहारा मिले, ना कि जो 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 आपकी सक्षम, जो आपके वित्तीय रूप से उच्च लोग हैं उनको मिले। अब आप अगर चाहते हैं कि ये पूरा रिजर्वेशन का सारा चीज समाप्त हो, तो उसके लिए तो सारे पार्लियामेंट को अग्री होना पड़ेगा। हमने एक बड़ी सरल सी चीज देखी, इस सरकार ने विमेन रिजर्वेशन बिल लाया, क्या हुआ? ऑपोजिशन ने, जो ऑपोजिशन में महिलाएं हैं उन्होंने भी विमेन रिजर्वेशन बिल का क्या ऑपोजिशन किया, विरोध किया। लेकिन सर देखिए, आप कह रहे हैं कि ये पूरी चर्चा हो तब खत्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो बात का मैं खत्म होने की सीधी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए, वो उनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं फूट रहा है कि रिजर्वेशन से ही शुरुआत कर लीजिए? नहीं तो देखिए, याद रखिए ये सब वेस्टेड पार्टीज हैं, ये सब की इंटरेस्टेड पार्टी है। इनको देश के प्रगति में, देश के प्रोग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको सिर्फ कियोस क्रिएट करना है, इनको आरक्षण से कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो यूएस में रहता है, जो पूरा संचालन यूएस से करता है, यहां पर आता है 10 दिन 15 दिन के लिए प्रोटेस्ट करता है और फिर वापस चला जाएगा। उसका ना तो यहाँ के यूथ से, ना कि यहाँ के प्रॉब्लम से, ना कि यहाँ के छात्र से, ना कि यहाँ के संशोधन से, ना कि यहाँ के विस्तार से, यहाँ के किसी भी चीज से उसका लेना देना नहीं है। वो एक फॉरेन एजेंट है जो किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए आया है, वो करके उसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। अगर हम उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं तो वो हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि आरक्षण के जैसे मुद्दे पर सबको एक सहमति लानी पड़ेगी, और उसका सबसे पहला कार्य है कि वित्तीय रूप से असक्षम लोगों को सबसे ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। तत्पश्चात जो भी सहमति लोगों की बने, सबकी, सारे पार्लियामेंट की बने, उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना विस्तार से अंदर की बातें बताने के लिए, और कैसे क्या बदलाव हो सकता है वो सब साझा करने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।